नमस्कार। आज हम बात करेंगे फ्रिक्शन पार्ट 1 में कुछ टॉपिक्स पे, जैसे कि व्हाट इज़ फ्रिक्शन, घर्षण क्या है, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण के प्रकार, इसके अलावा नॉर्मल रिएक्शन, अभिलंब प्रतिक्रिया क्या होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ फ्रिक्शन, घर्षण क्या है। जब भी कभी एक ठोस वस्तु को दूसरी ठोस वस्तु पर या किसी शुष्क सतह पर सरकाने या चलाने का प्रयास किया जाता है तो दोनों सतहों के मध्य एक बल उत्पन्न होता है जो जिस दिशा में वस्तु गति कर रही होती है उसके विपरीत दिशा में कार्य करता है। वह वस्तु को एक दूसरे पर सरकने से रोकने का प्रयास करता है। यह बल जो वस्तु को सरकने या चलने से रोकने का प्रयास करता है घर्षण बल, फ्रिक्शनल फोर्स कहलाता है तथा इस क्रिया को घर्षण या फ्रिक्शन कहते हैं। यह क्रिया मुख्यतः तलों के खुरदरे होने के कारण होती है। यहाँ पर फ्रिक्शन और फ्रिक्शनल फोर्स दो चीजें हैं। अब इसे हम इंग्लिश में भी समझ लेते हैं। Whenever an attempt is made to move a solid object on another solid object or on a dry surface, a force is produced between two surfaces which acts in opposite direction to the direction in which the object is moving and tries to stop the object from sliding over each other. This force which tries to stop the object from moving is called frictional force and this action is called friction. This action is mainly due to the roughness of the surfaces. तो यह थी परिभाषा घर्षण की, फ्रिक्शन की डेफिनेशन। अब हम इसे एक डायग्राम की मदद से समझ लेते हैं कि घर्षण होता क्या है। मान लीजिए हमारे पास एक ये रफ सरफेस है जिस पे हमने कोई ऑब्जेक्ट या वस्तु रखी हुई है। अब हम जब इस ऑब्जेक्ट पे P नाम का फोर्स लगाएंगे लेफ्ट साइड से राइट साइड को, तो घर्षण की परिभाषा के अनुसार उसी समय जब वस्तु मूव करने की स्थिति में होगी, चाहे वो मूव कर रही है या ना कर रही है, तो उस वस्तु की गति की दिशा के विपरीत दिशा में एक बल उत्पन्न होगा जो उस वस्तु को गति करने से रोकेगा या रोकने का प्रयास करेगा। इस बल को हम घर्षण बल कहते हैं और इसकी दिशा कौन सी रहेगी, राइट से लेफ्ट साइड को। और जो घर्षण है वो दोनों सतहों के बीच में होगा जहां पर वो संपर्क में आ रही हैं। कहां पर, यहाँ पर। यह था घर्षण और घर्षण बल। अब हम आगे देखेंगे कि फ्रिक्शन के टाइप्स कौन कौन सी हैं, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन या घर्षण के प्रकार कौन कौन से हैं। घर्षण मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 स्टैटिक फ्रिक्शन, स्थैतिक घर्षण। नंबर 2 लिमिटिंग फ्रिक्शन, सीमांत घर्षण। नंबर 3 डायनेमिक फ्रिक्शन, गतिक घर्षण। सबसे पहले हम देखते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, स्थैतिक घर्षण। जब किसी वस्तु पर बाह्य बल कार्य करता है लेकिन फिर भी वस्तु गति नहीं करती है तो बल के विपरीत जो घर्षण बल कार्य करता है उसे स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं तथा इस स्थिति में उत्पन्न घर्षण को स्थैतिक घर्षण या स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। याद रखें, यदि बल का मान धीरे धीरे बढ़ाया जाए और जब तक वस्तु गति शुरू नहीं कर दे तब तक उस पर स्थैतिक घर्षण बल कार्यरत रहता है और दोनों सतहों के बीच स्थैतिक घर्षण स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। अब इसे हम इंग्लिश में देख लेते हैं। When an external force acts on an object but still the object does not move, the force of friction which acts opposite to the force is called static friction force. And the friction produced in this situation is called static friction. Remember that if the value of the force is gradually increased until the object starts moving, the static friction force is acting on it and there is a static friction between the two surfaces. यह था स्थैतिक घर्षण या स्टैटिक फ्रिक्शन। अब हम देखेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन या सीमांत घर्षण। जब दो शुष्क सतहें एक दूसरे पर चलती हैं तो सतहों के मध्य घर्षण उत्पन्न होता है। जैसे जैसे बल बढ़ता जाता है घर्षण भी बढ़ता जाता है।
एक अवस्था ऐसी आती है कि ठोस सतह पर ठीक चलने वाला ही होता है। उसी समय घर्षण अपनी उच्चतम सीमा पर होता है, जो वस्तु को चलने से रोकने का प्रयास करता है। इस उच्चतम घर्षण को सीमांत घर्षण कहते हैं। सीमांत घर्षण बल लगाए हुए बाह्य बल के बराबर होता है, जबकि वस्तु ठीक चलने की स्थिति में होती है। दो सतहों के बीच गति प्रदान करने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल चरम या सीमांत घर्षण बल कहलाता है। यह गति की दिशा के विपरीत कार्य करता है। अब इसे हम इंग्लिश में भी देख लेते हैं। When two dry surfaces run on each other, friction occurs between surfaces. As the force increases, friction also increases. There is a situation that the solid is going to move right on the surface. At the same time, friction is at its highest limit, which tries to stop the object from moving. This highest friction is called a limiting friction. The limiting friction force is equal to the external force exerted while the object is about to move. The minimum force required to provide motion between two surfaces is called limiting friction force. It acts opposite to the direction of motion. यह था हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन, सीमांत घर्षण। अभी तक हमने घर्षण के दो प्रकार देख लिए। नंबर 1 था हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन, स्थैतिक घर्षण। नंबर 2 हो गया लिमिटिंग फ्रिक्शन, सीमांत घर्षण। अब हम देखेंगे नंबर 3 डायनेमिक फ्रिक्शन, गतिक घर्षण। जब किसी वस्तु पर लगाए गए बाह्य बल को धीरे धीरे बढ़ाया जाए तो वह धीरे धीरे गति करने लगती है। जब वस्तु गति कर रही हो तो उसकी सतहों के मध्य जो घर्षण उत्पन्न होता है उसको गतिक घर्षण कहते हैं। अब हम डायनेमिक फ्रिक्शन को इंग्लिश में देखते हैं। When the external force exerted on an object is gradually increased, it starts to move slowly. When the object is moving, the friction that arises between its surfaces is called dynamic friction. यह थे घर्षण के 3 मुख्य प्रकार। इसके अतिरिक्त घर्षण के कुछ अन्य प्रकार भी हैं, जैसे कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन, लिक्विड फ्रिक्शन, लुब्रिकेशन फ्रिक्शन। इनमें से स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन हम आगे स्टडी करेंगे, परंतु पहले हम घर्षण के 3 मुख्य प्रकार को डायग्राम की मदद से समझेंगे। लीजिए हमारे पास यह एक सरफेस है जिस पे कोई वस्तु रखी गई है। जब हम इस वस्तु पर P नाम का फोर्स लगाएंगे तो विपरीत दिशा में फ्रिक्शनल फोर्स उत्पन्न होगा। हमारा लगाया गया बल P और उत्पन्न हुआ फ्रिक्शनल फोर्स F दोनों ही बराबर होंगे। जैसे जैसे हम P को बढ़ाते चलेंगे F भी बढ़ता चलेगा, फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ता चलेगा, परंतु वस्तु स्थिर रहेगी। जब तक वस्तु स्थिर रहेगी तब तक दोनों सतहों के मध्य स्थैतिक घर्षण रहेगा। एक स्थिति ऐसी आएगी कि वस्तु चलने की अवस्था में होगी, मतलब हम हल्का सा भी फोर्स बढ़ाएंगे तो वस्तु मूव करने की स्थिति में होगी। उस समय यह लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा। फिर जब P हम बढ़ाते गए तो ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट कर गई, जैसे अभी ऑब्जेक्ट मूव कर रही है हमारी, तो इस स्थिति में हमारा डायनेमिक फ्रिक्शन रहेगा दोनों सतहों के मध्य। यह थे हमारे घर्षण के 3 मुख्य प्रकार। अब हम इनके अतिरिक्त कुछ अन्य प्रकार के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे पहले स्लाइडिंग फ्रिक्शन या सर्पी घर्षण के बारे में देखते हैं। स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है? जब कोई ऑब्जेक्ट सिंपली किसी दूसरी ऑब्जेक्ट पर स्लाइड कर रही हो। जैसे मान लीजिए यह एक सरफेस है जिस पे कोई ऑब्जेक्ट रखी हुई है। अब इस पे हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। जब यह ऑब्जेक्ट स्लाइड करना स्टार्ट करते उस टाइम इस ऑब्जेक्ट और सरफेस के मध्य जो
फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा वह हमारा स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है सरफेस पे स्लाइड कर रही है। यह था हमारा स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब हम देखते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है? रोलिंग फ्रिक्शन में सिंपल, जब कोई एक ऑब्जेक्ट जो है किसी सरफेस पर लुढ़क रही हो, जैसे गेंद ग्राउंड में एक जगह से दूसरी जगह पर लुढ़कती हुई जा रही हो, वहाँ पे रोलिंग फ्रिक्शन होगा। मान लीजिए हमारे पास यह एक सरफेस है या ग्राउंड है जिस पे हमारी एक गेंद पड़ी हुई है। इस गेंद पर जैसे जैसे हमने फोर्स अप्लाई किया तो यह गेंद मूव करना स्टार्ट करेगी। जैसे जैसे ये घूमती हुई लुढ़कती हुई एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचेगी तो उस समय जो गेंद और ग्राउंड के बीच घर्षण उत्पन्न होगा उसको हम रोलिंग घर्षण कहेंगे। इसके अतिरिक्त जब बस रोड पर चल रही है तो बस के टायर और रोड के मध्य जो घर्षण उत्पन्न हो रहा है वो भी हमारा रोलिंग फ्रिक्शन है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करते हैं, नॉर्मल रिएक्शन, अभिलंब प्रतिक्रिया। जब एक ठोस वस्तु किसी सतह पर रखी जाती है तो ठोस वस्तु अपने भार के बराबर उस सतह पर दबाव डालती है। इस दबाव के कारण ही सतह की ठोस वस्तु पर प्रतिक्रिया होती है। जितने बल से वस्तु सतह पर नीचे की ओर दबाव डालती है, उतने ही बल से सतह की प्रतिक्रिया वस्तु के लंबवत ऊपर की ओर कार्य करती है। इस प्रतिक्रिया को ही अभिलंब प्रतिक्रिया कहते हैं। इसे R से प्रदर्शित करते हैं। When a solid object is placed on a surface, the solid object exerts pressure on that surface equal to its load. This pressure causes the surface to react to the solid object. The force with which the object exerts downward pressure on the surface with the same equal force, the surface reaction acts perpendicularly upward. This reaction is called normal reaction. It is represented by R. यह थी हमारी नॉर्मल रिएक्शन या अभिलंब प्रतिक्रिया की परिभाषा। अब इसे हम डायग्राम की मदद से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास यह एक सरफेस दे रखा है जिस पर कि हमने कोई ऑब्जेक्ट रखी है जिसका भार मान लीजिए W है। तो यह ऑब्जेक्ट जो है अपने भार के अनुसार, जितना इसका भार है उतना ही दबाव यह सरफेस पर नीचे की ओर डालेगी, और यह जो सरफेस है यह भी वस्तु के भार के बराबर ही लंबवत ऊपर की तरफ अपनी प्रतिक्रिया करेगा। यह लंबवत ऊपर की ओर प्रतिक्रिया ही अभिलंब प्रतिक्रिया कहलाती है। इसे हम R से प्रदर्शित करते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करने के लिए थम्स अप पे यहाँ पे टच करें, उसके बाद लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को टच करें, साथ में बने बेल आइकन को टच करें और सेट करें इसको ऑल। थैंक यू।